जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना का 120 किलोमीटर के रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स का प्रस्ताव। यूके एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो S-500 है वो भारत के लिए ज़्यादा कारगर नहीं होगा साबित। चाइना के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम निकले कबाड़। और यूएस लॉ मेकर्स ने भारत पर लगाए गए यूएस टैरिफ को हटाने के लिए पेश किया नया प्रस्ताव। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट्स को इंडक्ट करने के लिए 2500 करोड़ रुपीस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और ANI की रिपोर्ट में डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि जो 120 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स हैं तो इनके पहले ट्रायल्स निकट भविष्य में कंडक्ट करने की योजना है। और DAC की तरफ से इस परियोजना को क्लियरेंस देने के लिए जल्द ही इस प्रस्ताव को DAC के सामने पेश किया जाएगा। और बाकी जो 120 किलोमीटर के रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स हैं तो इन्हें उन्हीं लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया जा सकेगा जो कि अभी वर्तमान समय में पिनाका के पुराने वाले वेरिएंट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की है। और ये भी कहा गया कि जो इंडियन आर्मी है वो मौजूदा पिनाका रेजिमेंट्स को भी मजबूत करने पर विचार कर रही है और इसी के हिस्से के तौर पर रॉकेट रेजिमेंट्स के लिए एरिया डिनाइल एम्यूनिशंस की खरीद के लिए भी ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे। बाकी पिनाका रॉकेट्स खास क्यों हैं तो इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द नेशनल इंटरेस्ट की वेबसाइट पर एक आर्टिकल देखने को मिला है जो कि है चाइना के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। और इस आर्टिकल के टाइटल में ही इस चाइनीज सिस्टम को एक पीस ऑफ जंक की तरह मेंशन किया गया है, यानी कि एक तरह का कबाड़ सिस्टम। क्योंकि जो चाइनीज HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की ही डिजाइन स्पेसिफिकेशंस पर आधारित है। और ये भी माना जाता है कि चाइना ने रशिया से एक पॉइंट पर S-300 सिस्टम्स लिए थे और उन्हीं सिस्टम्स पर ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना ने अपना खुद का ये लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। लेकिन अभी मई के महीने में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस केवल 4 दिन में ही चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भारत के रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने फीके पड़ गए थे। और इसी रिपोर्ट में रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट के हवाले से भी बताया गया है कि उनके आकलन के मुताबिक चाइना का जो HQ-9B है तो वो असल में रशिया के सुपीरियर सिस्टम्स की एक घटिया नकल थी। और पाकिस्तान में इनका जो प्रदर्शन था वो बेहद ही खराब रहा था और वे सुपरसोनिक यहाँ तक कि सब सोनिक टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। और इस आर्टिकल में इस बात को मेंशन किया गया कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के ब्रह्मोस सिस्टम ने इस पाकिस्तान के चाइनीज मेड HQ-9B सिस्टम्स को तबाह कर दिया था। और इस आर्टिकल में मेंशन किया गया कि पाकिस्तान के HQ-9B सिस्टम एक सिंगल इंडियन मिसाइल या ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। और इतना ही नहीं बल्कि इस सिस्टम का जो HT-233 रडार सिस्टम है तो उसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग मेथड्स ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से शट डाउन कर दिया था। पर इंटरेस्टिंग बात यह कि चाइनीज सिस्टम्स के फेलियर पर चीन ने इसके लिए भी पाकिस्तान को ही जिम्मेदार बताया था, जिसमें चीन का मानना था कि उनके क्लाइंट यानी कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग थी वो खराब थी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद से चीन के एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर से पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस था वो अब गायब हो चुका है। और अब पाकिस्तान टर्की के सिस्टम्स को खरीदने पर विचार कर रहा है या फिर वो चाइना के HQ-19 सिस्टम्स को चाह रहे हैं, जिसे फेल्ड HQ-9B के एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने 17 से 20 दिसंबर तक के लिए जो बे ऑफ बंगाल रीजन पर संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था तो अब उसके एरिया को और भी एक्सटेंड कर दिया गया। सबसे पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब वो एरिया था 1480 किलोमीटर्स तक का और फिर उसे एक्सटेंड किया गया 2530 किलोमीटर्स तक और अब इसे दोबारा से एक्सटेंड किया गया और अब इसकी रेंज है 3555 किलोमीटर्स तक की, और जो कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल के संभावित टेस्ट की तरफ इशारा करता है। और वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी मिसाइल टेस्ट हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट पर जो 50% तक का टैरिफ लगाया है तो उस टैरिफ को टर्मिनेट करने के लिए 3 यूएस लॉ मेकर्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक नई रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है और जिसमें डिस्क्राइब किया गया कि जो टैरिफ है कैसे इलीगल है और ये अमेरिकन वर्कर्स, कंज्यूमर्स और सप्लाई चेन्स के लिए हार्मफुल भी है। और जिन लॉ मेकर्स ने रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है वो सभी डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं। और इन तीनों में से एक लॉ मेकर का मानना है कि भारत के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की जो एक गैर जिम्मेदार वाली टैरिफ रणनीति है ये काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच है जो एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कमजोर करती है और ये अमेरिकन इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को एडवांस करने के बजाय सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रही है, अमेरिकन वर्कर्स को हार्म कर रही है और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ रही है। और इसलिए इस हार्मफुल टैरिफ को समाप्त करने से अमेरिका को भारत के साथ जुड़ने और हमारी साझा आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूके के वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी थिंक टैंक जिसका नाम है रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी कि RUSI, तो इन्होंने एक रिसर्च पेपर रिलीज किया है
और जिस पर उन्होंने रशिया के कुछ महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि पैंसर, S-400 और S-500 तो इनके कुछ कमजोरियों को हाईलाइट किया है। और विशेष रूप से तब जब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं कि भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने पर विचार कर रहा है। और उसी पर इस थिंक टैंक में लैंड वॉरफेयर के एक स्पेशलिस्ट का मानना है कि शायद रशिया भी भारत को S-500 ऑफर करने के लिए प्रिपेयर नहीं है और भारत को भी डिफेंस सिस्टम के साथ आने वाले इश्यूज से अवेयर रहने की जरूरत है। जिस पर उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह बताया कि S-500 की जो क्रिटिकल रेडार्स हैं तो वो कजाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी में प्रोड्यूस होती है। तो अगर उस फैक्ट्री को कुछ होता है तो इस सिस्टम के लिए नई रडार को प्रोड्यूस करने के लिए रशिया की जो एबिलिटी है वो क्रिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसके अलावा सप्लायर्स के खिलाफ सैंक्शंस के माध्यम से जो टेस्टिंग इक्विपमेंट की सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब होती है, जो कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। और उनका मानना है कि अगर भारत S-500 को खरीदने पर विचार कर रहा है तो भारत को इन सभी डिस्ट्रप्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस बात को भी नोट किया है कि ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि क्यों भारत को रशिया के हथियारों को खरीदना बंद करना चाहिए। इसमें एक तरह से बस रशियन सिस्टम्स की कमियों के बारे में बात की गई है। हालांकि वो बात अलग है कि इस रिसर्च पेपर में जो भी मेंशन किया गया हो, लेकिन रशिया के जो सिस्टम्स हैं वो भारत के लिए कई सारे मौक़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम आए हैं और उसका रिसेंट एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर ही है। बाकी हाँ, इसमें जिस तरह की डिस्ट्रप्शंस की बात की गई है तो फिर वो जो डिस्ट्रप्शंस हैं तो उनकी संभावना तो लगभग हर तरह के रशियन सिस्टम्स पर पहले से ही बनी हुई है जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। और इसी वजह से भारत और रशिया उसके ऑल्टरनेटिव्स पर भी काम कर रहे हैं। और अगर बात केवल एयर डिफेंस सिस्टम्स की है तो भारत के अपने खुद के भी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोग्राम हैं, तो जिसमें सबसे लेटेस्ट है प्रोजेक्ट कुशा, जिसकी कम से कम 10 स्क्वाड्रंस भारतीय वायुसेना लेगी और जो कि S-500 के जितना ही कैपेबल होने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक दृकपाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज का वो दिन है जब 2001 में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने भारत के पार्लियामेंट पर हमला किया था और उन आतंकियों का मुकाबला करते हुए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी, CRPF और दिल्ली पुलिस के हमारे 9 वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनके नाम हैं कांस्टेबल जगदीश प्रसाद यादव, कांस्टेबल मतबर सिंह नेगी, ASI कमलेश कुमारी, ASI नानक चंद, ASI रामपाल सिंह, हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह और एक गार्डनर देशराज। इनमें से कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल मतबर, ASI कमलेश कुमारी तो इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से, ASI नानक चंद, ASI रामपाल सिंह, हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये 2001 का पार्लियामेंट अटैक केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक तरह से पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन भी था और इसको हमने एक डिटेल आर्टिकल के माध्यम से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट defensexpert.com में एक्सप्लेन भी किया है। तो आप उस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश हर तरह की लैंग्वेज में उपलब्ध है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले कौन से वर्ष में इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।